اکثر لوگ اور ख़ास कर वो लोग जिनको पुरानी बीमारियां होती हैं, जिसमें ख़ास कर शुगर की जिनको बीमारी होती है, उनको एक और बड़ा कॉमन सिम्टम अक्सर फ़ील होता है, और वो होता है सुनसुनाहट या नमनेस, यानी उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से, ख़ास कर उनके हाथ पाँव, अक्सर उनको लगता है कि वो सो गए हैं, उनमें नमनेस आ गई है, कोई फीलिंग या कोई एहसास उसमें नहीं रहता। और अगर उस पर कोई एहसास हो भी तो उनको वो एहसास बड़े तकलीफ़देह फ़ील होते हैं। ख़ासकर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जलन का एहसास होता है, कुछ लोगों को पिन्स एंड नीडल सेंसेशंस होती हैं, यानी लगता है कि उनके जिस्म के ऊपर जो है ना सुइयाँ कोई चुभा रहा है। कुछ लोग इस तरह भी डिस्क्राइब करते हैं कि उनकी स्किन के ऊपर या स्किन के नीचे कुछ चीज़ें कीड़े मकोड़े टाइप जो है ना वो क्रॉलिंग कर रहे हैं, सेंसेशन इस तरह की आना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक कंडीशन बड़ी कॉमन है। इसके पीछे आम कोई मामूली बात भी हो सकती है जिसके लिए इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये बीमारी जब बढ़ जाती है तो इसकी मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और उसका प्रॉपर इलाज करके, उसकी आइडेंटिफिकेशन करके इलाज होना ज़रूरी है। मेडिकली इस कंडीशन को हम फॉर्मिकेशन या पैरेस्थीसिया कहते हैं, जिसका ताल्लुक आपकी नर्व्स के साथ है, यानी आपकी जो दिमाग से नसें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक मैसेज लेकर जाती हैं, पैगाम लेकर जाती हैं, या आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जो पैगामात वापस आपके दिमाग तक आते हैं, तो वो हमारे जिस्म में एक वायरिंग का सिस्टम है, जिस तरह बिजली की तारों का एक सिस्टम होता है। तो जब उसमें कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, उस कंडीशन को फिर न्यूरोपैथी कहते हैं, यानी आपकी जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, डीजनरेट होना शुरू हो गई हैं, या किसी इंजरी के वजह में कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, तो आपकी जो सिग्नल्स हैं जो दिमाग तक जा रहे हैं वो डिस्टर्ब होंगे, और आपको मुख्तलिफ किस्म के एहसासात या सेंसेशंस होंगी, जिसमें पिन्स एंड नीडल्स, झुंझुनाहट, गर्मी का एहसास, सुइयाँ चुभने वाला एहसास, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हमने इसी के हवाले से बात करनी है कि इसके पीछे कौन कौन सी मुमकिन वजूहात हो सकती हैं, और साथ हम देखेंगे कि अगर आप अपना इलाज घर से शुरू करना चाहें इनिशियल स्टेजेस में, तो आपके पास कौन सी ऑप्शंस हैं, आपको कौन सी खुराक के में चीज़ें खानी चाहिए, किन चीज़ों से आपको एहतियात करनी चाहिए, होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन हैं, हर्बल कौन से सप्लीमेंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं, और अरोमाथेरेपी अगर आप करना चाहें तो साथ और के कौन से ऐसे एडिशनल टिप्स आपको मदद दे सकते हैं। तो अगर आपको ये बीमारी है या आपकी फैमिली में किसी को इस तरह का मसला है कि अक्सर वो कंप्लेन करते हैं कि सुबह उठे हैं तो उनके हाथ पांव सुन्न है, उनमें ताकत नहीं है, या उनमें कोई एहसास नहीं रहा, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम डॉक्टर अली है, मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, और मेरा क्लिनिक बर्मिंघम यूके में है, और हम अपने क्लिनिक में होलिस्टिक अप्रोच के साथ इलाज करते हैं। इसका मतलब है कि हम चेक करते हैं कि किसी की बीमारी के पीछे वजह क्या है, कब से है, मोडेलिटीज़ क्या हैं, और उनको किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। अकॉर्डिंगली फिर हम टेलर मेड मेडिसिन से, जो कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ होती हैं, उससे लोगों को सेहत देने की या इलाज करने की कोशिश करते हैं। तो आज ये वीडियो हम बात करेंगे फॉर्मिकेशन, पैरेस्थीसिया, जिसको हम आम ज़ुबान में हमने बताया पिन्स एंड नीडल्स कहा जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो वजूहात है उस पर हम बात करेंगे कि अगर आपको ये मसला है तो इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती है, और ये कहाँ कहाँ पर नॉर्मली आपको फील होता है। ज़्यादातर लोगों को ये जो है ना पेरिफेरीज में इस तरह की परेशानियाँ होती हैं। पेरिफेरीज का मतलब है कि आपके हाथ या पाँव जो आपके दिल से दूर है, यानी जो सेंट्रल मकाम है उससे दूर है, उसको हम पेरिफेरीज कहते हैं। तो इसमें आपके हाथ भी हो सकते हैं, आपके बाजू भी हो सकते हैं, आपके पाँव और आपकी टांगों भी हो सकते हैं। तो लोगों को ज़्यादातर ये मसला इन एरियाज़ में होता है, लेकिन इसके अलावा ये आपके सर में भी नमनेस हो सकती है। ख़ासकर वो लोग जिनको माइग्रेन का मसला होता है तो उनको अक्सर सर के अंदर नमनेस का या टिंगलिंग इस तरह की सेंसेशंस हो सकती है, तो कहीं पर भी हो सकता है। और इसके पीछे जो मेन वजूहात हैं, आम जो वजूहात हैं, वो टॉप 3 हैं। एक है कि आपके नर्व्स जो है ना वो कमज़ोर हो गई हैं, यानी प्रॉपर सिग्नल पास ऑन नहीं कर रही। दूसरा, अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं हो रही, यानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो खून पहुँचना चाहिए वो सही तरह से नहीं पहुँच रहा, उसकी हम वजूहात की बात करेंगे। और अगर आप किसी जिस्म के हिस्से पर काफ़ी अरसे तक आपने दबाव रखा, बैठे रहे, लेटे रहे, रात के वक्त अगर आप सोते हैं और अगर आपने बाजू अपने सर के नीचे रखा हुआ पूरी रात, तो ऑब्वियसली वो प्रेशर पड़ेगा, आपकी खून की सर्कुलेशन भी इम्पेयर होगी, और साथ साथ आपकी नर्व जो है वो दब जाएंगी, और कुछ टाइम कर आपको लगेगा कि आपके अंदर नमनेस या टिंगलिंग का एहसास हो रहा है। लेकिन इसके अलावा कुछ इसमें सीरियस वजूहात भी हो सकती हैं जिसकी हम बात करेंगे। कुछ लोग जो ना हमेशा वो तंग कपड़े पहनते हैं या तंग जूते पहनते हैं, तो अगर आपके लिबास में कुछ ऐसा मसला है जिसने नीचे आपके जिस्म के हिस्सों को दबाया हुआ है, और अगर आप वो बार बार करेंगे तो तंग कपड़े और तंग जूते भी इस प्रॉब्लम को ला सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो कोई काम बार बार रिपीट करते रहते हैं। मिसलन कुछ लोग बेचारे जिनका काम कुकिंग का है, शेफ्स हैं, या ख़वातीन लेडीज़ जो है किचन में हमेशा काम करती हैं, तो उनका हाथ बार बार चलेगा। या वो लोग जो सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं, दर्जी हैं, टेलर्स हैं, सीविंग का काम करते हैं,
हैं या टाइपिंग का जिन लोगों का बहुत ज़्यादा काम है, तो उनको भी एक कंडीशन होती है, इसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, यानी उनके जो रिस्ट के नीचे जो नर्व्स गई हुई हैं, जिसको हम कार्पल जो है ना नर्व कहते हैं, तो अगर उसमें प्रॉब्लम आएगा तो यहाँ पर उनको पेन होना शुरू हो। तो ये काम अगर आप बार बार करते हैं किसी तरह का भी रिपीटेटिव वर्क, उसकी वजह से भी इस तरह की जो नर्व का मसला है आपको हो सकता है। अच्छा, वो लोग जो ठंड के जगहों पर काम करते हैं, फ्रीजर्स में काम करते हैं, या जिनकी जॉब ऐसी है कि जहाँ पर हमेशा उनको एक्सपोजर होता है कोल्ड जगहों पे, या वो लोग जो ठंडे मुल्कों में रहते हैं, तो आपके जिस्म को जब बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तब भी आपको इस तरह की बीमारी हो सकती है, क्योंकि उसमें होता है कि आपकी जो खून की नालियाँ हैं उनमें कंस्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाती है। जब वो तंग होना शुरू हो जाएंगी तो वहाँ पर नमनेस का एहसास होना शुरू हो जाएगा। इवन बाज़ वक़्त इतनी ठंड होती है कि आपको वो जो है ठंडा का एहसास ख़त्म होकर बर्निंग सेंसेशंस होना शुरू हो जाती हैं, और वो एक और बीमारी को मतलब तरफ हमें लेकर जाती है, उसको हम कहते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज़, कि आपको लगता है कि आपके हाथ पाँव की उंगलियाँ बिल्कुल गिरने वाली हैं, इतनी ठंडी हो जाती हैं कि आपके हाथ और पाँव की जो उंगलियों का रंग है वो भी बिल्कुल ब्लू या पर्पल हो जाता है, और उसमें इतनी ज़्यादा ठंडक का एहसास होता है कि वो ठंड आपको फील नहीं होती, बल्कि वहाँ पर आपको जलन का एहसास होता है और आप किसी चीज़ को टच भी नहीं कर पाते। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सर्दी होती है या बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उन मुल्कों में या उस इन्वायरमेंट में भी लोगों को इस तरह की बीमारी होना शुरू हो जाती है। अच्छा, कुछ लोगों को स्पाइन में कोई मसले होते हैं, यानी स्पाइन ऐसी जगह है जहाँ से आपकी ये तमाम वायरिंग ऊपर के लिम्स में भी आती है और नीचे तक भी गई होती है। ख़ासकर अगर आपके स्पाइन में स्लिप डिस्क का मसला हो जाए, हर्निएटेड डिस्क का मसला हो जाता है, यानी आपकी जो डिस्क होती हैं स्पाइन के अंदर वो स्लिप हो जाती हैं, और स्लिप होने के बाद अपनी जगह छोड़ने के बाद वो पीछे जो नर्व्स होती है उसको दबाती हैं, तो उसको हम कहते हैं पिंच नर्व, यानी आपकी वो जो नर्व्स होती हैं वो दब जाती हैं, और जहाँ जहाँ वो नर्व जा रही होती हैं वहाँ पर आपको परेशानी होती है, और वहाँ पर नॉर्मली आपको रेडिएटिंग या शूटिंग पेन्स होते हैं। ख़ासकर एक मसला जिसको हम शाटिका कहते हैं, यानी शाटिंग नर्व जो होती है, जो पीछे से नीचे की तरफ आपके दाएं तरफ या बाएं तरफ जा रही है, अगर वो दब जाती है किसी वजह से तो आपको शाटिका की बीमारी हो जाती है, जिसको आम ज़बान में हम अर्कुनिसा कहते हैं। और नॉर्मली देखा गया कि जिन लोगों की L4 लंबर रीजन की 4, लंबर रीजन की नंबर 5, S1, S2 और S3 नर्व्स अगर दबती हैं, वहाँ डिस्क उनको कंप्रेस करती हैं, तो उनको शाटिका की बीमारी होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपना जो ना MRI स्कैन करवाएंगे तो आपको वाज़ेह नज़र आ जाएगा कि आइदर L4, लंबर 4, लंबर 5 या जो सैक्रल रीजन होता है S1, S2, S3, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी जो नर्व है वो दबी हुई है। तो कभी कभी होता है कि कंप्रेशन की वजह से ये मसला होना शुरू हो जाता है, और जिस तरह मैंने बताया हर्निएटेड डिस्क है, शाटिका है, तो ये नर्व की प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है। वो लोग जो सिगरेट पीते हैं उनकी असल में शरियाने जो हैं, आर्टरी जो हैं, वो तंग होना शुरू हो जाती हैं, उसमें भी कंस्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाती है और सर्कुलेशन का मसला होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा वेरिकोस वेन्स एक और कंडीशन है जो अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ख़वातीन को खासकर टांगों में पर्पल किस्म की इंगोज वेन नज़र आना शुरू हो जाती हैं, यानी जो वेन्स होती हैं जिनका काम नीचे से ऊपर की तरफ खून को लाना है, गंदे खून को लाना है साफ़ करने के लिए, उसमें बाज़ औक़ात परेशानी होती है, वो प्रॉपर तरीके से खून ऊपर नहीं लाती, तो वो होती हैं वेरिकोस वेन्स, और उस वजह से भी कुछ लोगों को इस तरह की परेशानियां होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको वीनस कंजेशन का मसला है, यानी आर्टरीज तो खून लेकर जा रही है नीचे लेकिन वेन्स नहीं ला रही, तो आपकी टांगों में अक्सर एडिमा होना शुरू हो जाता है, जो है ना वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाती है, पुलिंग होना शुरू हो जाती है, और अक्सर लोग जो है ना पाँव में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ, पेन और नमनेस का एहसास होना। तो बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं पुरानी जिस वजह से हमें अल्टीमेटली नमनेस का या टिंगलिंग का, पिंस एंड नीडल्स का जो है ना एहसास होना शुरू हो जाता है। शुगर की बीमारी मैंने जिस तरह बताया, उसकी वजह से आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, आपकी जहाँ जहाँ भी नर्व डैमेज होंगी तो वो एरिया जो है ना अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके गुर्दों का मसला है, अगर आपको थायराइड की परेशानी है, अगर आपको किसी किस्म की ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें ल्यूपस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक कंडीशन होती है, रेमोटाइड आर्थराइटिस है, तो अगर आप में थायराइड का मसला है, गुर्दों की बीमारी है या ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, तब भी आप में नमनेस का या टिंगलिंग का या ये झुंझुनाहट की जो बीमारी जिस पर हम बात करें, ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। अक्सर लोगों को कुछ जिस्म में विटामिन की कमी होती है, ख़ासकर जिन लोगों को बी विटामिन की कमी हो, B1, B2 और ख़ासकर B6 और B12 जब आप में कम होंगे तो इनको न्यूरो विटामिन भी कहा जाता है, 1, 6 एंड 12, B1, B6, B12, तो आपको न्यूरोपैथीज़ या नर्व डिजनरेशन का प्रोसेस आप में जल्दी होना शुरू हो जाएगा। और फोलिक एसिड,
कॉपर, तांबा जिसको हम कहते हैं, मैग्नीशियम और विटामिन ई की कमी की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। अच्छा, कुछ लोगों को कुछ ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं जिसमें शिंगल्स एक बीमारी है जो कि आपके स्किन के नीचे नर्व ही की एक बीमारी होती है जिसकी वजह से आपको स्किन के ऊपर भी इरप्शंस आना शुरू हो जाती हैं। लाइम डिजीज़ है, जिन लोगों को HIV हो जाता है पॉजिटिव, या वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और उस वजह से वो उनकी दवाइयाँ लेते हैं, तो उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी एंटीवायरल, एंटीबायोटिक्स, HIV की जो मेडिसिन होती हैं या इवन केमोथेरेपी की जो मेडिसिन होती हैं, तो वो भी आपकी लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के बाद आपके नर्व को जो है कमज़ोर करना शुरू कर जाती हैं। अगर आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स हैं, या ख़वातीन जब उनको अपना हमल होता है या प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें चूँकि वो बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, तो वो भी जो सराउंडिंग नर्व्स होती हैं उस पर प्रेशर डालती हैं और ख़वातीन में ये बीमारी उन दिनों में ख़ासकर बढ़ जाती है। माइग्रेन का मसला भी हो सकता है, और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, प्रेशर में रहते हैं और बहुत ज़्यादा उस वजह से उनको हाइपर वेंटिलेशन की वजह से उनका जो है सांस का मसला जो है ना बनना शुरू हो जाता है, तो जो ये पैरेस्थीसिया है या नर्व का मसला है उनमें भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अब आपने करना क्या है? एक तो ये कि आप अपनी पुरानी बीमारियों को सबसे पहले बेहतर करने की कोशिश करनी है, और अगर आपके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के झटके लग रहे हैं, झुंझुनाहट हो रही है, आपको लगता है कि आप में कमज़ोरी आना शुरू हो गई, ख़ासकर अगर आपके चलने फिरने में दुश्वारी है, एटेक्सिया का मसला आना शुरू हो गया, तो आप इस बीमारी का ज़रूर चेकअप करवाएं और अपना इलाज करवाएं। और अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी ये बीमारी ख़ासकर रात के वक्त या सुबह उठते वक्त बढ़ना शुरू हो जाती है, तो उसके पीछे यही न्यूरोटिक प्रॉब्लम, सर्कुलेशन का मसला या कुछ इस तरह की पुरानी बीमारियां हो सकती हैं। और अगर आप इसका इलाज नहीं करवाते तो क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आपके जो मसल्स हैं वो लॉन्ग टर्म में डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, आपके पट्ठों में कमज़ोरी होना शुरू हो सकती है, आपके इन्फेक्शन, खासकर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इन्फेक्शन जल्दी से ठीक नहीं होंगे क्योंकि सर्कुलेशन नहीं हो रही। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता नहीं चलता, जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी या डायबिटिक फीट होते हैं, फुट होता है, उनको पता नहीं चलता कि उनके पाँव में ज़ख्म आना शुरू, क्योंकि उनकी नर्व जो है वो मैसेज ही नहीं पहुँचाती है आपके दिमाग को। और इवन बाज़ वक़्त आपके पाँव से खून निकल रहा होता है या जल रहे होते हैं पाँव, फिर भी आपको एहसास नहीं होता जब तक आप उनको देखें ना, क्योंकि आपकी नर्व के डैमेज इस लेवल तक पहुंच जाता है। और अगर आप इसका इलाज नहीं करते तो आपके चलने फिरने में, आपका जो तवाज़न है उसमें परेशानी हो सकती है, और आपकी ज़िंदगी की ओवरऑल जो बीमारियां हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सिम्टम है, असल में ये किसी बीमारी की वजह से आपको एक सिग्नल मिल रहा है, उसको रिवर्स करना ऑन टाइम बड़ा ज़रूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, क्योंकि लंबी चौड़ी बात है, बहुत सारी कॉजेज़ हैं, बहुत सारे इसके सिम्टम्स हैं। अब इसको हमने बेहतर कैसे करना है? तो सबसे पहले तो आप कुछ ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें। आपके किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इस्तेमाल करें। सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, मुख्तलिफ जो रंग बिरंगी जो सब्जियां आपको मिलती हैं उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि वो होती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब जो आपके जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या बुढ़ापे की तरफ अगर आपके जिस्म जाना शुरू हो गए तो वो उसको स्लो डाउन करेंगी। तो आप कोशिश करेंगे सब्जियों का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप जो है ना ग्रेन्स इस्तेमाल करें। आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो नट्स एंड सीड्स होते हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें, उसमें आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, और अगर आपको उनके साथ कोई एलर्जी का मसला नहीं है तो आपको बहुत बेनिफिट होंगे। कम चर्बी वाली आप चीज़ें इस्तेमाल करें, ख़ासकर फ़िश का इस्तेमाल करें जिसमें अच्छी चर्बी होती है, अच्छे फैट्स होते हैं। तो सामन फ़िश हो गया, सार्डीन्स हो गया। इसके अलावा आप मुर्गी जो होती है, ऑर्गेनिक चिकन का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अवाकाडो एक बहुत बेहतरीन फ्रूट या सब्जियों में मिलती है, उसका इस्तेमाल। जैतून का तेल यानी ओलिव्स जो होते हैं, ओमेगा 3 जो आपको मछलियों में मिलता है, ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन आपने कुछ चीज़ों से एहतियात भी करनी है, ख़ासकर सफ़ेद चीनी आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, या ऐसी चीज़ें जिसमें हाई ग्लाइसेमिक लेवल होता है, यानी जिनमें मिठास ज़्यादा होती है, तो उनका आप कम से कम इस्तेमाल करें अगर आपको शुगर की बीमारी है। शराब नोशी आप बिल्कुल बंद कर दें। कैफ़ीन का इस्तेमाल न करें, क्योंकि उसके साथ भी आपकी खून की नालियाँ जो है, जिस तरह सिगरेट आपको नुकसान पहुंचाती है, कैफ़ीन भी नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड गोश्त होते हैं, लॉन्ग एक्सपायरी वाली खुराकें डब्बों में जो मिलती हैं, उनका आप इस्तेमाल न करें। और कुछ चीज़ें आपको एलर्जी देती हैं, खासकर ग्लूटेन जिनको इंटॉलरेंस होता है, तो उनको इन चीज़ों से भी इज्तनाब करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें आप इस्तेमाल करें जिसमें ग्रीन सब्जियां हैं, फ़िश है, ऑर्गेनिक चिकन है, एवोकाडोज़ है, लेकिन जो चीनी है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम कहते हैं, कार्ब्स हैं, उनको आप कम से कम इस्तेमाल करें। आप ज़रूर हल्दी वाला दूध पिएं, यानी ऐसा दूध जो खासकर प्लांट से आपको मिलता है। ओट्स मिल्क होता है, बादामों का दूध है, कोकोनट मिल्क है, उसमें आप हल्दी डालें, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालें और वो आप इस्तेमाल करें, तो उसके साथ आपकी सर्कुलेशन बेहतर होगी, जिस्म में इन्फ्लेमेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगी। कभी कभी आप हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा, रोज़ाना नहीं, लेकिन 2 से 3
3 मरतबा अदरक की चाय या कहवा ज़रूर पिएँ। उसका भी एक ब्लड थिनिंग इफेक्ट है, ब्लड सर्कुलेशन को वो बढ़ाता है और जिस्म में अगर स्ट्रेस है, इन्फ्लेमेशन है, इसको कम करता है। कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ जिसके सप्लीमेंट्स मिलते हैं, ख़ासकर एक जड़ी बूटी है जो हमारे पास पेशेंट आते हैं हम देते हैं, उसका नाम है सेंट जॉन्स वॉट। इसका आप इस्तेमाल करें। एक और बड़ी टॉप क्लास हर्बल रेमेडी है, इसको हम कहते हैं जिंको बाइलोबा। ये भी आपकी सर्कुलेशन को बढ़ाती है। स्कल कैप है, लेमन बाम है, बहुत सारी ऐसे हर्बल सप्लीमेंट्स हैं जो आप किसी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट से मशवरा करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सेंट जॉन्स वॉट हो गया, जिंको बाइलोबा हो गया, इसके अलावा लेमन बाम, वेलेरियन, ये तमाम ऐसी जड़ी बूटियां हैं, इनके सप्लीमेंट मिलते हैं, इनके कहवे या इनकी गोलियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन में मैंने बताया आप ज़रूर बी कम्प्लेक्स का इस्तेमाल करें, खासकर वो बी कम्प्लेक्स जिसमें विटामिन B1, B6 और ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट विटामिन B12 बहुत ज़्यादा होना चाहिए। विटामिन डी आपको ज़रूर लेना चाहिए। एक और चीज़ को कहते हैं अल्फा लाइपोविक एसिड। अल्फा लाइपोविक एसिड का इस्तेमाल करें जो कि आपको शुगर में भी बहुत ज़्यादा मदद देती है। मैग्नीशियम का आप ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आपके अंदर कम है। अब नाज़रीन मैं आपके साथ कुछ अरोमाथेरेपी की बात करूँगा। अरोमाथेरेपी ये होता है कि हम कुछ एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो मिक्स करके मसाज करते हैं बैरूनी तौर पर। तो कुछ ऐसे ऑयल हैं जिनका आपकी नर्व से पे बहुत अच्छा असर होता है। वो आपकी न्यूरोटिक कंडीशंस को, जिसमें शाटिका हो गया, माइग्रेन हो गया, या जिस्म को वैसे ही जनरली काम रखने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ टॉप 3 अरोमाथेरेपी एसेंशियल ऑयल्स की बात करूंगा जिनको आप किसी खाली बोतल में मिक्स करें और उसके ऊपर अपना लेबल लगा दें, कामिंग रिलैक्सिंग वाला या न्यूरोपैथी वाला, और उसका आप बैरूनी तौर पर हल्के तरीके से मसाज करें तो ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगी और आपकी जो नर्व की प्रॉब्लम्स हैं वो भी बेहतर होंगी। तो आपने जो ना लेवेंडर का तेल लेना है तकरीबन 3 से 4 कतरे। इसके अलावा फ्रैंकिनसेंस एक आता है एसेंशियल ऑयल, उसके भी 3-4 कतरे, और कुछ कतरे आप ले लें कैमोमाइल के, यानी लेवेंडर, फ्रैंकिनसेंस और कैमोमाइल। इन 3 एसेंशियल ऑयल्स जिसकी छोटी छोटी बोतलें मिलती हैं, इनके आप कुछ 4-5 कतरे जो है ना तकरीबन 100 मिलीलीटर की बॉटल में आप ऑयल ले लें, जिसमें आप स्वीट आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं, आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोकोनट का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एसेंशियल ऑयल को आपने उसमें मिक्स करना है, लेबल लगा देना है और इसका आपने मसाज करना है। तो इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा बैरूनी तौर पर आपके जो पट्टे हैं वो रिलैक्स होंगे, नर्व्स में आपको ताकत आना शुरू हो जाएगी और जो नमनेस का मसला है बेहतर होगा। तो लेवेंडर, कैमोमाइल और फ्रैंकिनसेंस का आप बैरूनी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली बात हम करेंगे होम्योपैथी की, कि होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी अप्रोच है जो बहुत यूनिक है, जिसमें हम पॉजिटिव फैक्टर्स को, मोडेलिटीज़ को और आपके सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कुछ टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनके नाम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और यही मेरी वीडियो इंग्लिश में मौजूद है, वहाँ से आप इसको ले भी सकते हैं, और अगर आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप मुझसे दोबारा मैसेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। तो एक मेडिसिन जो होम्योपैथी में बड़ी टॉप की हम इस्तेमाल करते हैं, ख़ासकर जहाँ पर चोट के बाद आपको असाबी प्रॉब्लम हो, पट्ठों का मसला हो, नर्व का मसला हो, उसका नाम है हाइपेरिकम। तो आप हाइपेरिकम की मेडिसिन 2 या 3 दफ़ा ले सकते हैं। और दोबारा जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो मैं आपको बताऊं, इस तरह की हम पिल्स लेते हैं और उसको हम इसके ऊपर दवाई डालते हैं। मिसाल के ऊपर एक मेडिसिन जिसका नाम इवन हम इस्तेमाल करते हैं लाइकोपोडियम, तो इसके कुछ कतरे इस पर हम डालेंगे तो दवाई आपकी तैयार हो जाएगी, और इस पर आप लेबल लगाएं जो भी आपने दवाई लेनी है, और 2 से 3 टाइम लें तो ये बीमारी जो पैरास्थीसिया की है आपकी बेहतर होगी। तो हाइपेरिकम का आप इस्तेमाल करें। एक और मेडिसिन होम्योपैथी, इसका नाम है एगरिकस। ये हम तब देखते हैं जब आपके अंदर सुइयां चुभने वाला एहसास हो और आपके लिए चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो, आप कोऑर्डिनेट ना कर सकें, आपके लिए कोऑर्डिनेशन का मसला हो, इम्बैलेंस का मसला हो, तो एगरिकस का इस्तेमाल करते हैं। एक और दवाई जिसका नाम है सीकेल कोर, वो हम तब देते हैं जब आपको गैंग्रीन का मसला हो, खासकर शुगर का जिनको मसला होता है और उनके अंदर गैंग्रीन का यानी सर्कुलेशन का मसला हो, तो सीकेल कोर उसमें बहुत ज़्यादा मदद देती है। अगर आपके जिस्म में जलन वाले दर्द हो, बर्निंग सेंसेशन हो, तो आपने जो दवाई लेनी है उसका नाम है फिर आर्सेनिक एल्बम। तो आर्सेनिक एल्बम के मरीजों को जलन का बहुत ज़्यादा एहसास होता है जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, लेकिन गर्म पानी पीने से उनको सुकून भी मिलता है, यानी जलन भी हो रही है लेकिन उनकी तबीयत में जो बेहतरी आती है वो गर्म चीज़ों यानी खासकर गर्म पानी के इस्तेमाल से होती है। अगली दवाई लाइकोपोडियम, जिसका मैंने अभी आपको बताया गोलियों की सूरत में भी आप ले सकते हैं। वो जब आपको डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो और साथ आपके जिस्म में नमनेस का मसला हो तो आप लाइकोपोडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्फोरस एक और मेडिसिन है, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा
थकन का एहसास हो, आपकी स्पाइन में खासकर आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर आपको जलन वाले पेन बहुत ज़्यादा हो, और आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव किस्म के इंसान हो, और आपको ठंडा पानी अच्छा लगता हो, ठंडे पानी की क्रेविंग हो, या आइसक्रीम वगैरह खाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश हो, तो इस तरह के कंडीशन में आपको फास्फोरस मेडिसिन मदद करती है। अगर आपके अंदर पैरालिटिक कंडीशंस आ गई हैं, यानी आपको इतना प्रॉब्लम हो गया कि आपके जिस्म के हिस्से जो है ना पैरालाइज करने लगे हैं, बिल्कुल उसमें मूवमेंट कम हो गई है, और जो है ना एहसास कम होना शुरू हो, तो आपको जो दवाई मदद करेगी उसका नाम है कॉस्टिकम। तो कॉस्टिकम तब देते हैं जब आप में हिस्स का एहसास जो है ना बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है। आखिर में नाज़रीन मैं आपको कुछ टिप्स भी देता हूँ, दवाइयाँ भी आप लें, लेकिन अगर आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से या हर्बलिस्ट से मशवरा करेंगे, अरोमाथेरेपी से मशवरा करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की हैं कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिससे आप इस बीमारी को बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपने जिस्म के ऊपर गर्म पानी की पट्टियाँ भी रखें, जो हिस्सा आपका ठंडा हो गया है, नमनेस है, तो वहाँ पर आप पानी को थोड़ा सा गर्म करें, उसको पट्टियों के ऊपर डालें और उस नरम नीम गर्म पानी को अपने जिस्म पर लगाएं। इसके अलावा अगर आप एप्सम सॉल्ट के साथ बाथ लें, अपने टब में डालें, उसमें बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम होता है, तो उसके साथ भी आपको फ़ायदा होगा। आप हाइड्रेशन का खास ख्याल रखें, आपके जिस्म में जो पानी की कमी है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब पानी कम होता है तो आपके अंदर जो ना डिहाइड्रेशन की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां, और ख़ासकर ये जो नमनेस की हम बात करें, ये भी बढ़ना शुरू हो जाती है। दूसरा ये कि एक ही जगह पर ज़्यादा टाइम तक आप ना बैठें, अपनी पोजीशन चेंज करते रहें। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो 10-15 मिनट के बाद थोड़ी सी आप वॉक करें, दोबारा आके बैठें। अगर आप कोई काम बार बार करें तो उसमें भी आपको ब्रेक चाहिए। खून में शुगर की लेवल को आपने बेहतरीन करना है, क्योंकि अगर आपकी शुगर बढ़ेगी तो आपको न्यूरोपैथी होने का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ऐसी कंडीशन भी आती है कि इम्पुटेशन भी करनी पड़ती है, यानी आपके जिस्म के उस हिस्से को काटना भी पड़ता है, बिल्कुल हटाना भी पड़ता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस या गैंग्रीनस हो जाता है। तो स्टार्ट इसका इस तरह न्यूरोपैथी से होता है। स्ट्रेस कम लें, अपने आप को गर्म रखें, सिगरेट आप न पिए, और अपने आप को पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी कि आप अपनी खुद परहेज़ी से, यानी सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें, इज्तनाब करें। अगर आपकी कोई कंडीशन है, आपको कोई कंसर्न है, अगर तो वो मामूली नोयत का है, फर्स्ट टाइम है, तो आप इन बीमारी को इन दवाइयों से जो मैंने शेयर किया बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बीमारी काफ़ी अर्से पुरानी है, काफ़ी अर्से से है, तो आप उसको प्रॉपर चेकअप करवा के इलाज करवाएंगे तो आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं आएंगे, और आप स्पेसिफिक दवाइयों से उस बीमारी को बेहतर कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये बीमारी जो है ना, ये आम भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो आप मुझसे रब्ता करें। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मेरे दिए हुए नंबर या ईमेल पर दुनिया में कहीं से भी आप मुझसे टेली कंसल्टेशन के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। तो आपके साथ दोबारा किसी और मौजू पर बात होगी। उम्मीद है इस वीडियो में कुछ चीज़ें आपके साथ इंफॉर्मेटिव मैंने शेयर की हैं, कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ की, और दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।